एपिसोड 1 शुरुआत। सब्सक्राइब टू वन नॉइस एफएम। भोपाल। एक बड़े से घर में एक छोटे से कमरे में एक लड़की सो रही थी, जो दिखने में एकदम किसी परी की तरह लग रही थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और खिड़की से आई हुई सूर्य की रोशनी उसकी खूबसूरती में चार चांद ला रही थी। लेकिन उसके चेहरे पर एक अनकहा शार्दूल था। उसके चेहरे पर आंसू के निशान बन चुके थे और उसकी आंखें हल्की सी सूज चुकी थीं। उसके शरीर पर चोट के निशान, जो अब नीले पड़ चुके थे, उसे बयां कर रहे थे कि उसे लड़की ने बुरी तरह से मारा गया है। इसके बावजूद उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं थी। सुबह के 7 बजे वह लड़की अभी सो रही थी कि तभी किसी ने उसे पर बाल्टी भर के ठंडा पानी डाल दिया। पानी डालते ही वह लड़की एकदम से उठ गई। जैसे ही वह उठी, एक औरत ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ा और उसे बिस्तर से नीचे धकेल दिया। गिरने की वजह से उसके हाथ और घुटनों में चोट आ गई और उसके मुंह से आह निकल गई, जिसकी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही उसे लड़की ने अपने सामने देखा, उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं और उसकी आंखों में आंसू थे जो उसके चेहरे पर आ गए। ये लड़की कोई और नहीं है, हमारी कहानी की मुख्य नायिका सिया शर्मा। सिया शर्मा की उम्र 21 साल है, जो दिखने में बेहद खूबसूरत और मासूम है। वह हमेशा दूसरों की मदद करती है। उसके रंग गोरा है, हाइट 5 फुट 4 इंच है और उसके लंबे बाल उसकी खूबसूरती में चार चांद लाते हैं। उसकी आंखों का रंग काला है, पतले गुलाबी होंठ हैं और वह एकदम परी की तरह लगती है। सिया के पेरेंट्स की मौत उनके बचपन में ही हो गई थी, जब वह 9 साल की थी। यामिनी शर्मा, उम्र 45 साल, जो हमारी मुख्य नायिका की चाची है। दिलीप शर्मा, उम्र 48 साल, ये हमारी मुख्य नायिका के चाचा जी हैं। अर्पिता देवी पुरोहित, उम्र 65 साल, ये यामिनी शर्मा की मां हैं, जो उनके साथ रहती हैं। माया शर्मा, उम्र 23 साल, यामिनी शर्मा और दिलीप शर्मा की बड़ी बेटी, जो बहुत ही चालाक और घमंडी है। रोहन शर्मा, यामिनी और दिलीप शर्मा का बड़ा बेटा, उम्र 25 साल, एक नंबर का अयाश और बिगड़ा हुआ लड़का है। टिया शर्मा, उम्र 21 साल, यामिनी शर्मा और दिलीप शर्मा की छोटी बेटी, ये भी अपनी बड़ी बहन की तरह बहुत ही लालची और चालाक लड़की है। तो लौटते हैं अपनी कहानी की ओर। जैसे ही सिया ने अपनी आंसू भरी आंखों से सामने देखा, उसकी आंखें डर से बड़ी हो गईं और उसकी होंठ कांपने लगे। वह कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन जैसे उसके गले से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। उसके सामने कोई और नहीं बल्कि उसकी चाची यामिनी शर्मा खड़ी हुई थी, जो गुस्से भरी आंखों से सिया को घूर रही थी। जैसे ही सिया कुछ बोलने को हुई, वैसे ही यामिनी ने उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। इससे सिया का मुंह एक साइड झुक गया और उसने अपने गालों पर हाथ रख लिया। उसके बाद यामिनी ने सिया के बालों को कसकर पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर उठाया और उसके चेहरे को देखते हुए बड़े ही गुस्से से कहा, तू क्या कहीं की कोई महारानी है जो अभी तक सो रही है? घर के इतने कम पड़े हुए हैं और तू यहाँ आराम से अपने कमरे में सो रही है। यामिनी को इतने गुस्से में देखकर सिया के शब्द जैसे उसे के गले में ही अटक गए। उससे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था, फिर भी उसने जैसे तैसे अपनी हिम्मत करके उसने बोलना शुरू किया। उसने यामिनी की तरफ देखकर कहा, सॉरी चाची, मुझे दर्द हो रहा था, इसलिए उठने में थोड़ी देर हो गई। ये बात सिया बहुत ही अटक अटक के बोल रही थी। यामिनी ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, बहाने बनाने में तू तो सबसे आगे है, तुझे कोई काम ना करना पड़े इसलिए तू बहाने बना रही है। लेकिन यहाँ तेरा कोई बहाना काम नहीं आएगा। ये कहकर यामिनी ने उसके बालों को छोड़ दिया और उसकी कलाई को कस के पकड़कर उसे खड़ा कर दिया। फिर उसने सिया की तरफ देखते हुए ऑर्डरिंग टोन में कहा, घर के सारे काम 3 घंटे में हो जाने चाहिए। अगर यह काम 3 घंटे के अंदर नहीं हुई तो सजा के लिए तैयार रहना। सजा का नाम सुनते ही सिया अंदर तक सहमा गई। उसके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वह कुछ बोल सके। सिया को ऑर्डर देने के बाद यामिनी सिया को गुस्से से घूरते हुए बाहर चली गई। यामिनी के जाने के बाद सिया अपने लड़खड़ाते कदमों से वॉशरूम की तरफ चली गई। वॉशरूम में जाने के बाद सिया ने खुद को आईने में देखा। उसकी आंखें बहुत सूजी हुई थीं, उसके गालों पर उंगलियों के निशान थे। खुद की ऐसी हालत देखकर सिया की आंखों से आंसू बहने लगे और वह जोर जोर से रोने लगी। उसे खुद की हालत पर बहुत तरस आ रहा था। रोते रोते उसे 15 मिनट हो गए कि तभी बाहर से यामिनी के चिल्लाने की आवाज़ आई। उसने चिल्लाते हुए कहा, सिया जल्दी बाहर आ, बहुत काम पड़ा हुआ है। यामिनी की आवाज़ सुनते ही सिया को होश आया और वह जल्दी से खुद को ठीक किया और फ्रेश होकर अपने छोटे छोटे कदमों से बाथरूम के बाहर आई और आईने के सामने खड़ी हो गई। फिर उसने एक ड्रॉअर में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसमें से एक दवा निकालकर अपने जख्मों पर लगाया। जैसे जैसे वह अपने जख्मों पर दवा लग रही थी, वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वह दवा लगा ही रही थी कि इतने में यामिनी के फिर से चिल्लाने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर सिया सहम गई और जल्दी से अपनी दवा लगाकर कमरे से बाहर निकल गई। कमरे से बाहर निकालने के बाद वह जैसी हालत में आए अपने सामने खड़े इंसान को देखकर वह सहम गई। सब्सक्राइब टू वन नॉइस एफएम। एपिसोड 2 यामिनी के इरादे। आगे
सिया जैसे ही दवा लगाकर अपने रूम से बाहर हाल में आई, सामने खड़े इंसान को देखकर वह सहम गई कि सामने कोई और नहीं बल्कि यामिनी की मां अर्पिता पुरोहित खड़ी थी, जो अपनी जल्दी हुई निगाहों से सिया को देख रही थी। अर्पिता सिया की तरफ घूरते हुए बोली, ये लड़की आज इतनी देर कैसे हो गई? यहाँ सब खाने के लिए आते ही होंगे और तू अब आ रही है। सिया अर्पित जी की ओर देखते हुए अपनी धीरे और डरी हुई आवाज में कहा, सॉरी नानी जी, वह मुझे दर्द हो रहा था इसलिए आज उठने में थोड़ी देर हो गई। मैं अभी खाना बना देती हूँ और घर का सारा काम भी कर देती हूँ। इस पर अर्पिता सिया की तरफ हुए बोली, तू तो ऐसे बात कर रही है जैसे हम तुझ पर बहुत अत्याचार कर रहे हो। अरे तुझे तो आसानमंद होना चाहिए कि तेरे माँ बाप के मरने के बाद हमने तुझे पाला और इतना बड़ा किया, और तू है कि हमसे ही जवान लड़ा रही है। ये कहते हुए उसने सिया की कलाई को जोर से पकड़ लिया। अर्पिता ने सिया की कलाई को इतनी जोर से पकड़ा कि सिया की आंखें नम हो गई और उसने हकलाते हुए कहा, सॉरी नानी जी, मुझसे गलती हो गई। अर्पिता ने सिया की कलाई को छोड़ते हुए कहा, ये रोना धोना मेरे सामने नहीं चलेगा, चल जल्दी जा किचन में और सबके लिए खाना बना, सब आते ही होंगे। ऐसा कहते हुए उसने सिया को किचन की तरफ इशारा किया। अर्पिता का इशारा समझते ही सिया ने अपना सिर में हिलाया और किचन की तरफ चली गई। किचन में जाने के बाद सिया ने अर्पिता और यामिनी के लिए चाय बनाई, रोहन के लिए प्रोटीन शेक बनाए और माया और तिया के लिए कॉफ़ी बनाई और उनके कमरे में देकर आई। रोहन इस वक्त अपने रूम में अपनी एक्सरसाइज कर रहा था और दिया और माया अपने रूम में इस वक्त आराम से अपने बेड पर सो रही थी। उसने दिया और माया को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा और कॉफ़ी रखकर वापस किचन में आ गई और खाना बनाने लगी। खाना और ब्रेकफास्ट बनने के बाद वह डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा ही रही थी कि तभी यामिनी और अर्पिता और दिलीप डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए और ब्रेकफास्ट करने लगे। ब्रेकफास्ट करते करते दिलीप ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, सिया बेटा, तुम्हारा कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही? सिया ने दिलीप जी की ओर देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट के साथ और अपनी मीठी आवाज में कहा, जी चाचा जी, मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है, मेरा फाइनल ईयर स्टार्ट हो चुका है। फिर दिलीप जी ने सिया की ओर देखते हुए कहा, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। उनकी यह बात सुनकर सिया की आंखें फिर से नाम हो गई और उसने अपना सिर हाँ में हिला दिया। ब्रेकफास्ट करने के बाद अर्पिता अपने कमरे में चली गई और यामिनी और दिलीप वही हाल में बैठ गए और कुछ बात करने लगे। वही सिया ब्रेकफास्ट के बाद वापस किचन में गई और वहाँ की साफ सफाई करके अपने कमरे में आए और कॉलेज के लिए तैयार होने लगी। इस वक्त उसने ग्रीन कलर की फ्रॉक, कुर्ती और उसी के मैचिंग की सलवार पहनी थी। उसके बाद हल्के गीले होने की वजह से उसने अपने बालों को खुला ही छोड़ दिया था और कानों में छोटे छोटे इयररिंग पहने हुए थे। आंखों में हल्का सा काजल और होठों पर हल्की सी लिप बाम लगाकर वह तैयार हुई। इस वक्त वह काफ़ी प्यारी लग रही थी। सिया ज़्यादा मेकअप नहीं करती थी, वह बिना मेकअप के ही काफ़ी खूबसूरत लगती थी। फिर उसने अपना कॉलेज का बैग उठाया और कमरे से बाहर होते हुए हाल में आई जहां दिलीप और यामिनी बैठकर हंस हंस के बातें कर रहे थे। उसने दोनों की तरफ देखते हुए अपनी मीठी और धीमी आवाज़ में कहा, चाचा जी, मैं कॉलेज जा रही हूं, अगर आपको बाजार से कोई सामान चाहिए हो तो बता दीजिए, मैं आते वक्त ले आऊंगी। इस पर यामिनी ने सिया की तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा कॉलेज से घर आना, कहीं लड़कों के साथ घूमने मत निकल जाना, अपने माँ बाप को तो खा गई और अब हमारे इज्जत को नीलाम करने पर तुली हुई है। उसकी यह बात सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने आंसुओं को बहाने नहीं दिया। वह कुछ बोलने वाली थी कि तभी दिलीप ने यामिनी जी की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या कह रही हो यामिनी, हमारी बच्ची ऐसी नहीं है, वह ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसकी वजह से हमारी इज्जत पर कोई दाग लगे। फिर उसने सिया की तरफ देखते हुए अपने चेहरे पर नर्म भाव लाते हुए कहा, क्यों बेटा, मैं सही कह रहा हूँ ना? सिया ने अपनी नाम आंखों से दिलीप की तरफ देखते हुए कहा, जी चाचा जी, मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिसकी वजह से आप लोगों को कोई भी परेशानी हो या फिर मेरी वजह से आपकी इज्जत पर कोई दाग लगे। इस पर दिलीप ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है बेटा। और फिर कुछ देर रुककर उन्होंने सिया से कहा, अरे इन सब बातों में तो हम भूल ही गए कि तुम्हें कॉलेज जाना है, जाओ बेटा कॉलेज जाओ, नहीं तो तुम्हें कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। उनका इतना कहते ही सिया घर से बाहर चली गई और एक ऑटो को रोककर उसमें बैठ गई। ऑटो में बैठते ही सिया की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसे मन ही मन उसे अपने माँ पापा की याद आ रही थी। वह मन ही मन में अपने माँ पापा से बोल रही थी कि माँ पापा, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? अगर जाना ही था तो मुझे भी अपने साथ ले गए होते, कम से कम ऐसी जिंदगी तो नहीं जीनी पड़ती। वहीं दूसरी ओर यामिनी दिलीप से कहती है कि आपने ही इस लड़की को अपने सर पर चढ़ा कर रखा हुआ है, क्या ज़रूरत है उसे इतनी छूट देने की? अगर ये लड़की हमारे हाथ से निकल गई तो आपको अंदाजा भी हमें कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। उसकी बात सुनकर दिलीप ने यामिनी की ओर देखते हुए कहा, अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है ना कि अभी हम जिस घर में रह रहे हैं यह उसी के नाम पर है और जब तक वह 22 साल की नहीं हो जाती उसका ये घर हम अपने नाम नहीं करवा सकते, और हमें जो हर महीने पैसे मिलते हैं वह भी उसी के नाम पर आते हैं, जिसका उसे पता नहीं है। घर अपने नाम करवाने के लिए हमें उसकी ज़रूरत है। जब तक वह 22 साल की नहीं हो जाती तब तक हम घर अपने नाम नहीं करवा सकते और ना ही उसके नाम का वह 50 लाख का ट्रस्ट फंड हम ले सकते हैं, इसलिए हमें उसके 22 साल के होने का इंतजार करना होगा।
दिलीप की बात सुनकर यामिनी ने उसकी तरफ मुंह बनाते देखते हुए कहा तुम सही कह रहे हो, लेकिन वह लड़की मुझे ज़रा भी पसंद नहीं है। वह मेरी आंखों में चुभती है, मन करता है उसे इस घर से घसीटते हुए बाहर निकाल दूं। यामिनी की बात सुनकर दिलीप ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें उसके साथ जो करना है वह कर लेना, लेकिन उसके 22 साल होने के बाद तब तक उसे घर से निकलने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें उसके साथ घर में जो करना है वह करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वह इस घर को छोड़कर नहीं जानी चाहिए, वरना हम इस घर से और ट्रस्ट फंड से हाथ धो बैठेंगे। इस घर को और उस ट्रस्ट फंड को अपने नाम करवाने के लिए किसी को तो उसे भरोसे में लेना होगा, ताकि वक्त आने पर हम उन पेपर्स पर उसकी साइन ले लें। यामिनी ने दिलीप की ओर एविल स्माइल करते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो, इस वक्त हम उसे घर से नहीं निकाल सकते, लेकिन उसके 22 साल होते ही हम उसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। और कहते ही वह चुप हो गई और मन ही मन उसने सोते हुए कहा, फिर उसका अच्छी कीमत पर सौदा कर देंगे। आगे उसकी खूबसूरती का कुछ फ़ायदा तो हमें भी होना चाहिए, आखिर इतने सालों से उसे जेल जोड़ रहे हैं। और फिर एविल स्माइल करने लगी, स्माइल विद हॉर्न्स, छोटा सा भूत। दिलीप ने यामिनी की तरफ मुंह बनाते हुए कहा, अब आईना बात तुम्हारी समझ में, बिना वजह मुझे इतना कुछ सुना दिया। फिर दोनों ही एक दूसरे को इविल स्माइल करते हुए देखते अपने आगे का प्लान बनाने लगे, छोटा सा भूत, स्माइल विद हॉर्न्स। वहीं दूसरी ओर श्रेया कॉलेज पहुंच चुकी थी। उसने ऑटो से उतरते ही ड्राइवर को उसके पैसे दिए और कॉलेज की तरफ चली गई। बुक कॉलेज के एंट्रेंस से अपनी क्लास की ओर जा ही रही थी कि तभी एक लड़की उससे टकरा गई। वह लड़की गिरने को हुई, तभी सिया ने उसे संभाल लिया और वापस ठीक से खड़ा कर दिया। लड़की सिया को अपनी आंखें छोटी करके देखने लगी और उसने अपना मुंह फुलाकर सिया की ओर देखते हुए कहा, थैंक यू मुझे गिरने से बचाने के लिए। इतना कहकर वह जाने को हुई कि तभी सिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रुकते हुए कहा, आई एम सॉरी अनवी, पल्स मुझे गुस्सा मत हो, मैं अगली बार पक्का तेरे साथ पिकनिक पर चलूंगी। आगे बढ़ने से पहले अनवी के बारे में जान लेते हैं। अनवी मेहर, उम्र 21 साल, रंग गोरा, हाइट 5 फुट 4 इंच। वैसे ये दिखने में ये भी काफ़ी खूबसूरत है। ये है अनवी, जो सिया की, जो हमारी सिया की बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन फिलहाल उनसे नाराज़ है क्योंकि वह उसके साथ पिकनिक पर नहीं गई थी। सिया की बात सुनकर अनवी ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तुझसे कोई बात ही नहीं करनी है, मेरा हाथ छोड़ दे और मुझे जाने दे, मुझे लेट हो रहा। अनवी के कहने पर भी जब सिया ने उसका हाथ नहीं छोड़ा तो अनवी अपना हाथ सिया के हाथ से छुड़ाते हुए सिया की तरफ बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए बोली, मुझे क्लास के लिए लेट हो रहा है, अगर तुझे पूरे टाइम क्लास के बाहर खड़े नहीं रहना है तो तू भी जल्दी आ जा। इससे पहले सिया कुछ कह पाती अनवी वहां से जल्दी से अपनी क्लास की तरफ जाने लगी और फिर अनवी के पीछे पीछे सिया भी अपने छोटे छोटे कदमों से अनवी के पीछे जाने लगी। अनवी के पीछे पीछे जाते हुए सिया अनवी को आवाज़ भी दे रही थी, लेकिन अनवी ने उसकी आवाज़ को अनसुना कर दिया और अपनी क्लास में जाकर अपनी सीट पर बैठ गई। डन। क्या सिया बन पाएगी अनवी को? क्या यामिनी और दिलीप हो पाएंगे अपने मकसद में कामयाब? जानने के लिए पढ़ते रहिए माफिया स्लेव वाइफ। सब्सक्राइब टू वन नॉइस एफएम। एपिसोड 3, अनवी और अदिति की फिक्र सिया के लिए। सिया भी अनवी के पीछे पीछे क्लास में चली जाती है और उसके पास सीट पर बैठ जाती है। अनवी से कुछ बोलने को होती है कि तभी प्रोफेसर आ जाते हैं और पढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से सिया अनवी से बात नहीं कर पाती। ऐसे ही क्लासेस चलती रहती हैं। सिया बीच बीच में अनवी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अनवी उसकी कोई बात नहीं सुनती। देखते ही देखते लंच टाइम हो जाता है और अनवी कैंटीन में जाकर बैठ जाती है। उसी के साथ सिया भी कैंटीन में जाकर और अनवी कैंटीन में जाकर बैठ जाती है। उसी के साथ सिया भी कैंटीन में जाकर बैठ जाती है। सिया अनवी की तरफ अपना पपी फेस बनाते हुए कहती है, अनवी प्लीज़, आई एम सॉरी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, अगली बार से जहां तू कहेगी वहां मैं चलूंगी तेरे साथ। सिया इस वक्त बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। उसकी क्यूटनेस को देखकर अनवी को मन ही मन बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे पर गुस्से वाले एक्सप्रेशंस रखे और उसने ऐसे जताया जैसे कि वह अब भी उससे नाराज़ है। अनवी को नाराज देखकर सिया उदास हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अनवी को कैसे मनाए कि तभी उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने अपनी बैग की पॉकेट को खोलकर उसमें से एक चॉकलेट निकाली और अनवी के सामने रख दी। अनवी और सिया दोनों को चॉकलेट बहुत पसंद थी। अनवी और सिया मैसेज जब भी कोई नाराज होता था तो वह एक दूसरे को चॉकलेट देकर ही मानती थी। सिया छोटी छोटी बातों पर ही खुश हो जाया करती थी चॉकलेट को देखकर अनवी की, लेकिन तब भी उसमें नाराज होने की एक्टिंग जारी करते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। देख हावी, ये तेरी फेवरेट चॉकलेट है जो मैं तेरे लिए लेकर आई थी, अब प्लीज़ अब तो मान जा। सिया अनवी को मानते हुए बोलिए। जब चॉकलेट देने के बाद भी अनवी नहीं मानी तो सिया की आंखें नम हो गई। उसकी नाम आंखों को देखकर अनवी ने जल्दी से चॉकलेट उठा ली और उसे कहा कि इस बार तो मान रही हूं, लेकिन अगली बार ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अनवी की बात सुनकर सिया ने अपना सर जल्दी में हाँ में हिलाया। वह दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी किसी की पीछे से आवाज़ आई, लगता है तुम दोनों का फिर से कोई झगड़ा हुआ है। इस आवाज़ को सुनकर जब उन दोनों ने पीछे देखा तो सामने खड़े लड़की को देखकर उनके चेहरों पर स्माइल आ गई। वह लड़की उनकी टेबल के पास आए और उनके साथ बैठ गई। उन दोनों ने एक साथ पूछा, अदिति दी आप आ गए, आपका स्टूडेंट टूर कैसा रहा? अदिति ने उन दोनों की तरफ देखते हुए स्माइल किया और जवाब देते हुए बोली, मेरा टूर तो बहुत अच्छा हुआ, पहले तुम लोग ये बताओ कि इस बार क्या हो गया? ये सब सिया की गलती है। मैंने इसे कितनी बार समझाया है कि अपने चाचा चाची की वजह से अपनी ज़िंदगी को ऐसी बर्बाद मत कर। मैंने इससे कितनी बार कहा है कि उस घर को छोड़ दे, लेकिन नहीं, ये सुनती ही नहीं है। उनकी वजह से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने पर तुली हुई है। इस पर सिया ने अपना मुंह लटका लिया और उदास हो गई है।
अनवी की बात सुनकर अदिति ने भी अपनी फिक्र जताते हुए कहा, सिया अनवी ठीक कह रही है, मैंने तुझसे पहले भी कहा है तुझे वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तू मेरे साथ आ जा, तू मेरी छोटी बहन की तरह है, हम दोनों साथ रहेंगे, तुझे अपने चाचा चाची से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम दोनों इस शहर को छोड़कर दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। वहाँ मेरे पास कॉलेज में पढ़ने के लिए एक ऑफर भी है, तो हम वह आसानी से शिफ्ट हो सकते हैं। अनवी ने इस पर हामी भरते हुए कहा, हास्यदी ठीक कह रही है, तू उसे घर को छोड़ दे और हमारे साथ चल, मेरी फैमिली भी अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली शिफ्ट हो रहे हैं और मेरी आगे की पढ़ाई भी वही होगी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तू भी हमारे साथ चल, मैं यहाँ तुझे छोड़कर अकेले नहीं जा सकती, मुझे हर वक्त यही डर लगा रहेगा कहीं वह लोग तुझे कुछ करना दें, वैसे भी टिया और माया कॉलेज में तो तुझे परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ते। टिया और माया सिया को परेशान करते थे तो अनवी उन्हें मुंह तो जवाब देती थी। टिया और माया के पापा दिलीप ने अनवी के पापा से कुछ पैसे उधार लिए थे, जिसकी वजह से टिया और माया अनवी को कुछ कह नहीं पाती थी और ना ही कुछ कर सकती थी, और अदिति भी सिया का साथ देती थी, जिससे दिया और माया सिया को ज़्यादा परेशान नहीं कर पाते थे। अनवी ने भी सिया से कई बार कहा कि मैं उसके साथ उसके घर चले। फैमिली सिया को अपनी बेटी की तरह मानते थे क्योंकि सिया उनके सबसे अच्छे दोस्त की बेटी थी, लेकिन सिया ने मना कर दिया, ये कहकर कि वह घर मेरे माँ पापा का है और मैं उसे घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। अदिति सिया के कॉलेज में ही एक प्रोफेसर थी, उसकी कुछ 27-28 होगी, लेकिन उसे देखकर कोई यह नहीं कह सकता था वह दिखने में काफ़ी खूबसूरत है। कोई भी अगर उसे पहली बार देखेगा तो यही रहेगा कि यह कोई 24-25 साल की लड़की है। साल वह सिया को अपनी छोटी बहन की तरह मानते थे। अदिति का इस दुनिया में कोई और नहीं था। जब अदिति छोटी थी तो सिया के पापा अजय जी ने अदिति को कुछ गुंडों से बचाया था, तब सिया कुछ 6-7 साल की होगी। अजय जी जब ने अदिति से उसके माता पिता के बारे में पूछा तो अदिति ने बताया कि उसका कोई नहीं है। अजय जी तो अदिति को अपने घर में लेकर जाना चाहते थे, लेकिन अपने पिता और भाई की वजह से वह अदिति को अपने घर नहीं ले जा सके, लेकिन उन्होंने अदिति को एक बहुत ही अच्छे चाइल्ड केयर एंड सेंटर में भेज दिया था। वह वक्त वक्त पर उससे मिलने भी जाया करते थे, जब तक वो जिंदा थे उसकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाते थे। अजय जी अदिति को अपनी बेटी की तरह मानते थे। कोष्टक अदिति की बात सुनकर सिया ने अदिति और अनवी से कहा, नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ, सिर्फ मेरी ग्रेजुएशन पूरी होने तक की बात है, उसके बाद मैं इस शहर से दूर चली जाऊंगी। फिर उसने मन ही मन सोचते हुए कहा, मैं चाह कर भी उसे घर को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि अगर मैंने उस घर को छोड़कर आपके पास आई तो वह लोग आपको नहीं छोड़ेंगे और मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपको कुछ हो। सिया की बात सुनकर अदिति और अनवी ने गहरी सांस ली और अदिति कहा, ठीक है, अगर तेरी यही जिद है तो यही सही, लेकिन सिर्फ ग्रेजुएशन तक, उसके बाद तू उसे घर में एक दिन भी नहीं रहेगी, हम दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे और फिर साथ रहेंगे। उनकी बात सुनकर सिया ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। तभी अनवी को कुछ याद आया और उसने एक्साइटेड कहा, आप लोगों की पैकिंग हो गई है। अनवी की बात सुनकर सिया ने अनवी की तरफ अपनी सवालिया नज़रों से देखा, तो इस पर अनवी ने अपनी आंखें छोटी करके सिया देखा और सिया से कहा कि अब यह मत कहना कि तुम भूल गई कि हमें कल जयपुर के लिए निकलना है, मयंक भाई की शादी के लिए। तो इस पर सिया ने अपनी जेब को अपने दांतों ताली दबाया और पपी फेस बनाकर अनवी की तरफ देखा, तो अनवी समझ गई किसी ने अभी तक घर पर नहीं बताया। इस पर अनवी ने सिया को घूर कर देखा और कहा, मुझे तुझे यही उम्मीद थी, तूने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा, मुझे पता था कि तुझे कुछ नहीं होने वाला। टीयर्स ऑफ जॉय, इसलिए मैंने पापा से पहले ही बोल दिया था तेरे चाचा जी से बात करने के लिए। मुझे अभी कुछ ही देर पहले पापा का मैसेज आया था कि उन्होंने तेरे चाचा जी से बात कर ली है, उन्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तू हमारे साथ मयंक भाई की शादी में आए, इसलिए कल तू रेडी रहना, हम कल आप दोनों को पिकअप करने आएंगे। इस अनवी की बात पर अदिति ने कहा, सॉरी अनवी, मैं कल तेरे साथ नहीं आ सकती, बच्चों के टेस्ट आने वाले हैं और उन्हें काफ़ी डाउट है, जिसकी वजह से मुझे यही रुकना होगा। अदिति की बात सुनकर अनवी ने नाराजगी के साथ की कहा, लेकिन दी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि हमें शादी में जाना है और आपने छुट्टी भी तो ली थी, तो फिर अचानक ही कैसे? आई एम सॉरी अनवी, वो लेकिन बच्चों को पढ़ाई में बहुत सारे डाउट्स हो रहे हैं और उनके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, इसलिए उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट की है मुझे कि मैं उनकी एक्स्ट्रा क्लास लूँ ताकि उनके डाउट क्लियर हो जाए, और उनकी रिक्वेस्ट को मैं मना नहीं कर पाई, लेकिन पक्का मैं उनसे दिल्ली मिलने जरूर आऊंगी। अदिति ने उदास होते हुए अंजलि से कहा। अनवी ने अदिति से उदास होते हुए कहा, ठीक है जी, स्टूडेंट को डाउट है इसलिए मैं आपको छोड़ रही हूँ, लेकिन आपको बाद में दिल्ली पक्का आना होगा। अदिति, हाँ पक्का आओगी। आई बातें करते करते उनका लंच टाइम ओवर हो गया और वह दोनों अपनी क्लास अटेंड में चली गई, पर अदिति अपनी क्लास लेने देखते ही देखते कॉलेज का टाइम भी ओवर हो गया। अनवी अपने घर चले, अनवी और अदिति अपने घर चले गए और सिया जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी वह उनकी ट्यूशन लेने चली गई। सिया को पैसों की ज़रूरत होती थी क्योंकि यामिनी और दिलीप उसे बहुत कम के बराबर पैसे देते थे, इसलिए उसने बच्चों को ट्यूशन पढ़ना शुरू कर दिया, जिसके वजह से उसके पास कुछ पैसे आने लगे। सिया पढ़ने में बहुत होशियार थी, जिसकी वजह से उसे कॉलेज में स्कॉलरशिप
भी मिली थी, उसी की वजह से सिया ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, वरना दिलीप और यामिनी तो उसकी पढ़ाई बीच में ही बंद करवा देते, ये कहकर कि उनके पास पैसे नहीं है, जबकि वह अपने तीनों बच्चों को उन्हें बिना मांगे कई सारे पैसे दे देते थे। कई बार अदिति और अनवी ने भी उसे पैसों की हेल्प ऑफर की थी, लेकिन सी एक बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी, उसने उनके पैसों की हेल्प नहीं ली। अनवी और अदिति जानते थे कि सिया उनसे हेल्प नहीं लगी, इसलिए वह सिया को कुछ ना कुछ बहाने से गिफ्ट्स देते रहते थे। ट्यूशन पढ़ाने के बाद सिया घर के लिए निकल गई। घर पहुंचते ही जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला और अंदर देखा, वह चौंक गई। डन, क्या देखा सिया ने? क्या कभी सिया हो पाएगी आज़ाद अपने चाचा चाची के चंगुल से? कैसा होगा उसका दिल्ली का सफ़र? जानने के लिए पढ़ते रहिए माफिया स्लेव वाइफ। सब्सक्राइब टू वन नॉइस एफएम। एपिसोड 4 देयर इज नो सेकंड चांस इन द किंग्स रूल। अब तक ट्यूशन पढ़ाने के बाद सिया घर के लिए निकल गई। घर पहुंचते ही जैसे ही उसने घर का दरवाजा खोला और अंदर देखा, वह चौंक गई। अब आगे, सिया ने जैसे ही घर का दरवाजा खोला तो वो चौंक गई। उसने देखा कि माया और टिया सोफे पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहे हैं और साथ में हंस हंस के बातें भी कर रहे हैं। माया ने एक शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी जो उसकी थाई से भी ऊपर थी, और वह एक लड़के से जिसका नाम रोहन था, जो उसका बॉयफ्रेंड था, उससे चिपक के बैठी हुई थी। टिया ने भी एक शर्ट ड्रेस ही पहनी थी। उन दोनों की ड्रेस काफ़ी रिवीलिंग थी। वो लोग बातें कर ही रहे थे कि इतने में टिया की नज़र दरवाजे पर खड़ी सिया पर चली गई। माया ने जी जैसे ही टिया की नज़रों का पीछा किया तो उसकी नज़र भी सिया पर चली गई और उसे देखते हुए बोली, आखिर तुझे वक्त मिल ही गया घर आने का। सिया कुछ बोलने की होती कि उसकी बात को बीच में काटते हुए माया ने उसे अपनी तरफ आने को कहा। सिया ने माया की बात सुनी तो वह अपने छोटे छोटे कदमों से उनकी तरफ आने लगी। इस वक्त उसके चेहरे पर डर और परेशानी साफ दिखाई दे रहे थे, क्योंकि सब वहाँ सिया को अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। लड़के तो उसे अपनी हवास भरी नज़रों से देख रहे थे, तो वहीं कुछ लड़कियाँ उसे अपनी जलन भरी आंखों से देख रहे थे, क्योंकि सिया बिना मेकअप के भी सबसे खूबसूरत लग रही थी। सिया माया के सामने खड़ी हो गई और उसने सर झुकाकर अपनी मीठी आवाज में हकलाते हुए बोला, जी का कहिए दी, आपने हमें बुलाया? ये कहते हुए उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। माया ने सिया की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, अबा रही है तू? तुझे पता भी है मैं और मेरे दोस्त कब से यहाँ बैठे हुए हैं और कब से खाने का इंतजार कर रहे हैं, और यह क्या दीदी लगा के रखा है? अपनी जगह भूल गई क्या? तेरी इस घर में जगह एक नौकर से ज़्यादा नहीं है। कॉल में मैम। माया के ऐसा कहने पर सभी ने दिया की ओर बड़ी एटीट्यूड से देखा। आयुष ने माया को देखते हुए कहा, माया बेबी, तुमने अपने नौकरों को कुछ ज़्यादा ही सर पर चढ़ा रखा है, तभी वो तो बार बार अपनी जगह भूल जाते हैं। आयुष को और वहाँ बैठे हुए सभी लोगों को यह अच्छी तरीके से पता था कि सिया माया की कज़न है। आयुष ने तो कई बार सिया के साथ बदतमीजी करने की भी कोशिश की, लेकिन हर बार सिया किसी न किसी तरीके से बच जाती थी। माया की बात सुनकर सिया की आंखें नम हो गई। माया और टिया एक मौका नहीं छोड़ती थी उसे नीचा दिखाने का या उसे परेशान करने का। सिया कुछ बोलने को होती तभी टिया बीच में बोलती, रहने दीजिए आप दोनों, उसे बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है, हमारा ही टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी। फिर टिया ने सिया की ओर देखते हुए कहा, अब खड़ी खड़ी यहाँ हमारा मुंह देखते रहोगी या फिर किचन में जाकर खाना भी तैयार करोगी? हमें बहुत भूख लगी है, जल्दी किचन में जाओ और हमारे लिए खाना तैयार करो। टिया की बात सुनकर सिया किचन में चली गई। जैसे ही वह किचन में गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लग। सिया मन ही मन सोते हुए बोली कि आखिर मैं किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। डियर रो ही रही थी कि तभी उसका हाथ पास में रखे ग्लास पर पड़ गया और वह नीचे जमीन पर गिरने ही वाला था कि सिया ने उसे बचा लिया और उसे वापस अपनी जगह पर रख दिया। फिर सिया ने खुद को हिम्मत देते हुए कहा, नहीं, हम कमज़ोर नहीं पड़ सकते, बस कुछ ही वक्त की बात है। जैसे ही हमारी ग्रेजुएशन खत्म होगी, हम इन सब से दूर चले जाएंगे। अदिति दी और अनवी के साथ सिया इस घर को छोड़कर इसलिए भी नहीं जा सकती थी क्योंकि उसे बताया गया था कि उसकी दादी चाहती थी कि वह अपने चाचा चाची के साथ रहे। उसके माँ पापा के जाने के बाद उसकी दादी ने ही उसे संभाला था, लेकिन जब उसके बोर्ड एग्जाम थे तब उसकी दादी की भी मौत हो गई थी। हालांकि यह बात झूठ थी, लेकिन यह बात सिया को नहीं पता थी कि यामिनी ने उसे झूठ बोला है और उसके बाद उसे अपनी पढ़ाई में ड्रॉप लेना पड़ा क्योंकि उसके चाचा चाची ने उसकी पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दिए थे। वो ये सब सोच ही रही थे कि बाहर से उन लोगों की हंसने की आवाज़ आई, जिसकी वजह से उसे याद आया कि उसे खाना बनाना है। फिर जल्दी जल्दी खाना बनाने लगी क्योंकि उसे कल दिल्ली के लिए भी निकलना था। इस वक्त उसे घर में माया और टिया की मम्मी पापा नहीं थे। उसके मम्मी पापा एक पार्टी में गए थे। रोहन अपने दोस्तों के साथ क्लब गया था और अर्पित जी अपनी सहेलियों के साथ बाहर गई हुई थी। माया और टिया के मम्मी पापा सुबह तक नहीं आने वाले थे। सिया के किचन में जाने के बाद वह लोग बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद सिया ने खाना बना लिया था और फिर उसने वह खाना डाइनिंग टेबल पर भी लगा दिया था। डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने के बाद सिया थोड़ा पीछे होकर खड़ी हो गई। माया और टिया के दोस्त डाइनिंग टेबल पर आ चुके थे। वह लोग खाना खा ही रहे थे कि इतने में माया ने सिया की तरफ देखते हुए कहा, तू अपने कमरे में जा, अगर यही खड़ी रही तो हमारे खाने को नज़र लगा देगी। माया के कहने पर सिया ने अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने रूम में चली गई। सिया के पास अपना कोई कमरा नहीं था, वह तो स्टोर रूम में रहती थी, जबकि माया और टिया के पास अपने अपने रूम्स थे।
सिया रूम में आई और फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन अफसोस उसके आंसू पहुंचने वाला वहां कोई नहीं था। वह रो ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो अनवी का कॉल था। तो सिया ने अपने आंसुओं को पूछकर अपनी आवाज़ को ठीक करते हुए उसका कॉल पिकअप किया और कहा, हाँ बोलो अनवी। तो सामने से अनवी ने कहा, तुम्हारी पैकिंग हो गई है ना? कल सुबह हमें जल्दी ही निकालना है, हम सुबह 7 बजे तुम्हें पिकअप करेंगे। तो सिया ने हल्की सी स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, हाँ बस हम पैकिंग ही कर रहे हैं। इस पर अनवी ने सिया से कहा, ठीक है तू पैकिंग कर ले, हम कल सुबह तुझे पिकअप कर लेंगे, तुम तैयार रहना। वह कुछ और आगे कह पाती कि तभी उसके पीछे से किसी के बुलाने की आवाज़ आई। वह आवाज़ सुनकर सिया ने कहा, अनवी तुम जाओ, तुम्हें कोई बुला रहा है, मैं अपनी पैकिंग करके सुबह तैयार रहूंगी। उसकी बात पर अनवी ने कहा, ठीक है मैं अब फ़ोन रखती हूँ, गुड नाइट। तो सिया ने भी उसके जवाब में गुड नाइट कहा और फ़ोन कट कर दिया और फिर वह अपनी पैकिंग करने लगी। सिया का मूड अनवी के फ़ोन कॉल से थोड़ा ठीक हो गया था। वह खुश हो गई थी कि थोड़े दिनों के लिए ही सही वह अपनी ज़िंदगी खुल के जाएगी, वह उन लोगों के पास जाएगी जो बाकी उसकी परवाह करते हैं। ऐसा सोचते सोचते कि सिया की पैकिंग हो गई और वह अपने बेड पर जाकर चैन की नींद सो गई, यह सोचकर कि वह कल अनवी के साथ मयंक भाई की शादी में जाएगी और वहाँ खुश रहेगी। शिष्य को शादी में जाने की इतनी खुशी थी क्यों वह भूली गई कि उसने अभी तक खाना नहीं खाया है। ऐसा कई बार होता था कि सिया बिना खाना खा ही सो जाया करती थी। जहाँ एक तरफ सिया चैन की नींद सो रही थी, वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में इन ऑस्ट्रेलिया जंगल के बीचों बीच कुछ 10 से 12 लोग जोर जोर रोते हुए चला रहे थे। वह रहम की भीख मांग रहे थे, लेकिन किसी को भी उनकी हालत पर तरस नहीं आ रहा था। उनकी हालत को देखकर ऐसा लग रहा कि उन्हें बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया हो। उनके शरीर कई ज़्यादा जख्मों के निशान थे जो अभी ताज़ा थे और उनमें से बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। ऐसा लग रहा टॉर्चर किया गया हो। कुछ घाट उन्हें लगातार मारे जा रहे थे, कोई उन पर हंटर से मार रहा था तो कोई उनके शरीर में चाकुओं से वार कर रहा था। उनमें से कई लोग तो उनसे अपनी मौत की भीख भी मांग रहे थे। वह उन्हें टॉर्चर कर ही रहे थे कि तभी जंगल के बाहर गाड़ियों का काफिला रुका। उन गाड़ियों में से उनमें से एक कार में एक दमदार पर्सनैलिटी वाला शख्स बाहर आया। वह कुछ 6 फुट 2 इंच का होगा, उसकी 6 एब्स बॉडी और उसके चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी और उसकी नीली आंखें उसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। अगर इस वक्त उसे कोई भी लकड़ी देख लेती तो उसे पर अपना दिल और दिमाग सब कुछ हार जाती। वो कुछ 25-26 साल का होगा। वह अपने तेज कदमों से जंगल को बीचों बीच आया। उसके साथ कोई गॉड्स भी थे जो उसे घेर कर चल रहे थे। वो आया और एक किंग साइज चेयर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर किसी राजा की तरह बैठ गया। उसका ऑरा बहुत खतरनाक था। उसकी ब्लू आइज अंधेरे में चमक रही थी जो उसे और भी ज़्यादा खतरनाक बना रहे थे। खतरनाक देखने के बावजूद वह बहुत ही हैंडसम लग रहा था। उसके आसपास कई गार्ड्स का पहरा था, सबकी नज़रें ज़मीन की तरफ झुकी हुई थी। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उसकी तरफ देख भी सके। उसके गार्ड्स ने पूरे जंगल को घेर रखा था। वह नंबर्स में बहुत ज़्यादा थे, शायद हज़ारों में। उसके हाथ पर लान का एक टैटू था और वह बिना एक्सप्रेशन के अपने सामने लोगों को देख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उन लोगों को इतना दर्द में देखकर उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इस वक्त अगर उसे कोई आम इंसान देख लेता तो डर के मरी उसकी रूह कँप जाती। जब उन लोगों ने अपने सामने बैठे शख्स को देखा तो उनकी आंखें डर से बड़ी हो गई। वह अंदर तक सहम गए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि अब उनके अंदर जान ही ना बची हो। कुछ गार्ड्स उन लोगों में से एक आदमी को उठाया जो ऑस्ट्रेलिया के माफिया का लीडर था, जिसका नेम इवान था। उसे किंग के पैरों के पास फेंक दिया। उसकी हालत बहुत खराब थी। इवान ने दर्द से तड़पते हुए बोला, पल्स फॉरगिव मी किंग, आई मेड अ मिस्टेक, आई विल नॉट मेक सच अ मिस्टेक अगेन, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई विल नेवर बिट्रे यू, प्लीज़ फॉरगिव मी। वह बोल ही रहा था कि तभी किसी ने उसके गांव पर नमक लगा दिया, जिससे वह जोर से चिल्लाया और वह चिल्लाते हुए बोला, पल्स किंग डोंट डू दिस, मैं आपको आपका सारा माल वापस कर दूंगा। उसकी इस बात पर किंग जोर जोर से पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी इस वक्त बहुत ही भयानक लग रही थी। उसकी हंसी सुनकर अब और भी ज़्यादा डर लगने लगा। इवान आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही किंग ने अपना एक पर उसकी हाथ की उंगलियों पर रखा और उसे जूते से बहुत बुरी तरीके से मसलने लगा, जिससे इवान एक बार और भयानक चीज़ जंगल में गूंज उठी। किंग ने इवान की ओर अपनी जलती हुई निगाहों से देखते हुए अपनी भारी आवाज़ में कहा, तुझे क्या लगता है कि मुझे अपनी चीज़ अपने पास लाने के लिए तेरी ज़रूरत है? मेरे माल को इस वक्त जहाँ होना चाहिए था वह वहाँ पहुँच चुका है। तुझे क्या लगा है कि तू किंग को धोखा देगा और उसके बाद तू बच जाएगा? लेकिन शायद तू भूल गया, तू जिसे धोखा देने के बारे में सोच रहा था वह इस पूरे माफिया वर्ल्ड का किंग है, जिसकी मर्जी के बगैर इस माफिया वर्ल्ड में एक पत्ता भी नहीं हिलता, और तू उसे धोखा देने के लिए चला था। किंग की बात सुनकर इवान की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर उसने अपनी दर्द भरी आवाज़ में कहा, फॉरगिव मी किंग, नाउ आई विल डू एज यू से, जस्ट गिव मी वन लास्ट चांस। इवान की बात सुनकर किंग ने अपने गुस्से से लाल आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, देयर इज़ नो सेकंड चांस इन द किंग्स रूल, देयर इज़ ओनली वन पनिशमेंट फॉर बेट्रेयल इन द किंग्स रूल, स्लो एंड पेनफुल डेथ, जिसे सुनकर और देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। किंग अपनी चीज़ों पर किसी की नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तूने तो उसे हथियाने की कोशिश की है, तो अब तू जानेगा कि किंग से उसकी चीज़ों को छीनने की कोशिश करने वालों का क्या हाल होता है। क्या करेगा किंग इवान के साथ?
क्या कभी सिया की जिंदगी में खुशियां आ पाएंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए माफिया ए स्लेव वाइफ। सब्सक्राइब टू वन नॉइस एफएम। एपिसोड 5 किंग का इंडिया जाना। अब तक किंग ने इवान की ओर अपनी जलती हुई निगाहों से देखते हुए अपनी भारी आवाज में कहा, तुझे क्या लगता है कि मुझे अपनी चीज़ अपने पास लाने के लिए तेरी ज़रूरत है? तो ये तेरी सबसे बड़ी गलतफहमी है और तेरी इसी गलतफहमी की वजह से आज तेरी जान जाएगी। और रही बात मेरे माल की, तो इस वक्त जहां होना चाहिए था वह वहां पहुंच चुका है। तुझे क्या लगा है कि तू किंग को धोखा देगा और उसके बाद तू बच जाएगा, लेकिन शायद तू भूल गया तू जिसे धोखा देने के बारे में सोच रहा था वह इस पूरे माफिया वर्ल्ड का किंग है, जिसकी मर्जी के बगैर इस माफिया वर्ल्ड में एक पत्ता भी नहीं हिलता, और तू उसे धोखा देने के लिए चला था। किंग की बात सुनकर इवान की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। फिर उसने अपनी अपनी दर्द भरी आवाज में कहा, फॉरगिव मी किंग, नाउ आई विल डू एज यू से, जस्ट गिव मी वन लास्ट चांस। इवान की बात सुनकर किंग ने अपने गुस्से से लाल आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, देयर इज नो सेकंड चांस इन द किंग्स रूल। There is only one punishment for betrayal in the king's rule, slow and painful death, जिसे सुनकर और देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। किंग अपनी चीज़ों पर किसी की नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और तूने तो उसे हथियाने की कोशिश की है, तो अब तू जानेगा कि किंग से उसकी चीज़ों को छीनने की कोशिश करने वालों का क्या हाल होता है। अब आगे किंग ने अपने खास आदमी रघु की तरह बोलते हुए कहा, रघु, इसके छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ के जानवरों को खिला दो, लेकिन याद रहे यह आखिरी वक्त तक जिंदा रहना चाहिए। आखिर किसी काम तो आए, इसी खाकर शायद जानवरों का पेट ही पर भर जाए। इतना कहकर किंग वहां से अपने तेज कदमों से जाने लगा, और रघु भी गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन देकर किंग के पीछे पीछे चला गया। रघु किंग की सिक्योरिटी हेड था, किंग की सुरक्षा की जिम्मेदारी रघु की ही थी। किंग भी अपने आप में वेल ट्रेंड था, रघु भी किंग की तरह की कोल्ड हार्टेड था। वह किंग के लिए अपनी जान दे भी सकता था और किसी की जान ले भी सकता था, क्योंकि किंग ने उसके बुरे वक्त में उसका बहुत साथ दिया था। उसी के बदौलत आज वह जिंदा था। वह सिर्फ किंग के एक इशारे पर किसी को भी जान से मार सकता था। किंग की बात सुनते ही इवान की आंखें डर से फैल गई और वह अंदर तक कांप गया। नो किंग, प्लीज डोंट डू दिस टू मी, आई बेग यू प्लीज डोंट डू दिस। वह गिरते हुए किंग से कह रहा, लेकिन किंग ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी और वहां से अपनी कार की ओर चला गया। उसको कार की तरफ आता हुआ देखकर सभी गार्डों ने अपना सर झुका लिया और एक गार्ड ने कार का दरवाजा खोला। फिर किंग उसमें जाकर बैठ गया और रघु भी पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ गया। कार में रघु मिरर से किंग की तरफ देख रहा था। किंग इस वक्त अपनी सीट से अपना सर लीन करके बैठा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। उसने बिना आंखें खोल रघु से कहा, रघु, अगर तुम्हारे पास जबान है तो उसका इस्तेमाल करो। रघु, कोई भी बात अपने मन में मत रखो, अगर तुम्हें बात अपने मन में ही रखना है मैं तुम्हारी जबान कटवा देता हूँ। उसकी इस बात पर रघु को खांसी आ गई और उसने हकलाते हुए कहा, नो नो किंग, मैं आपसे पूछने ही वाला था। किंग ने वैसे ही बोला, पूछो रघु, क्या पूछना है? रघु ने किंग की और मेरे से ही देखकर कहा कि किंग, अपने इवान को तो मार दिया, तो अब हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला बिजनेस कौन संभालेगा और यहाँ का नया लीडर कौन होगा? यह उसने बड़ी ही हिम्मत के साथ पूछा था। ये पूछते हुए उसकी जबान हकला रही थी। किंग ने वैसे ही उसका जवाब दिया, पटाइंस रघु, तुम्हें इसका जवाब हमारी एयरपोर्ट पहुंचने ही मिल जाएगा। किंग के जवाब पर रघु ने अपना सर झुका लिया और कहा, यस किंग। कुछ देर की शांति के बाद रघु ने किंग से कहा, किंग, सारी तैयारियां हो चुकी है, एयरपोर्ट पर आपका इंडिया जाने के लिए जैद तैयार है। ठीक है, सीधा एयरपोर्ट ही ले लो, किंग ने अपनी ऑर्डरिंग टोन रघु से कहा। तो रघु ने ड्राइवर को इशारा कर दिया। रघु ने किंग से पूछा, किंग, मिनिस्टर्स आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, वह बहुत वक्त से आपका अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं थे, लेकिन आपके कहने पर मैंने उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं दिया, तो क्या अब आप उनसे मीटिंग करना चाहते हैं? हम बाहर जा ही रहे हैं, तो मिनिस्टर से मीटिंग भी हो जाएगी अगर आप चाहे तो। ठीक है, मीटिंग की तैयारी करो, हम कल मिनिस्टर से मीटिंग करेंगे, किंग ने बिना किसी भाव के बोला। यस किंग, रघु ने अपना सिर हाँ में लाते हुए बोला। कुछ ही देर में गाड़ियों का काफिला एयरपोर्ट के बाहर आकर रुका। उन गाड़ियों में से कई सारे गार्ड्स बाहर निकले और एक गार्ड ने आकर एक कार का दरवाजा खोला, जिसमें से किंग बड़े ही एटीट्यूड से बाहर आया। उसके बाहर आते ही सभी गुड्स ने अपना सर झुका दिया। किंग सबको नजरअंदाज करके अपने तेज कदमों से एयरपोर्ट के अंदर चला गया, जहां उसका जैद तैयार खड़ा था। जैद के पास कहीं और लोग भी खड़े थे जो किंग का आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्हें किंग आते हुए देखा, सबने अपने सर झुका लिए। उनमें से एक शख्स आगे आया और किंग को ग्रीट करते हुए बोला, थैंक यू किंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, आई विल नॉट गिव यू अ चांस टू कंप्लेन, आई विल ऑलवेज बी लॉयल टू यू। किंग ने बिना किसी भाव उसे जवाब देते हुए कहा, इट विल गुड फॉर यू। इतना कहकर किंग जैद के अंदर चला गया। सामने खड़े शख्स को देखकर रघु की आंखें तो हैरानी से बड़ी हो गई और वह अपनी आंखें फाड़ फाड़ के सामने खड़ी शख्स को देख रहा था, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि इवान का भाई बेन खड़ा था। बेन के साथ उसके कई लॉयल लोग और उसका असिस्टेंट भी था। बेन को इवान के काम करने का तरीका पसंद नहीं था। उसने कई बार इवान को समझाया भी था कि किंग के खिलाफ न जाए। बेन हमेशा से किंग का बहुत बड़ा फैन रहा था, लेकिन इवान ने बेन की एक भी नहीं सुनी थी। हमेशा इवान बेन से जलता था, इसकी वजह से उसने बेन को मारने की भी कोशिश की थी, लेकिन ने बेन बच गया था। ये बात बेन को भी पता थी कि इवान ने उसे मारने की कोशिश की है। रघु भी बेन को अच्छी तरह से जानता था, वह कई बार मीटिंग में मिल चुके थे और काफ़ी अच्छे दोस्त भी बन चुके थे। किंग बेन की काबिलियत को अच्छी तरीके से जानता था, इसलिए उसने इवान के मरने के बाद बेन को ऑस्ट्रेलिया का डॉन बना दिया।
बेन रघु की तरफ देखा तो उसने तिरछा मुस्कुरा दिया, जैसे वह रघु को चिढ़ा रहा हो, जैसे पूछ रहा हूँ कैसा लगा सरप्राइज। बेन को देखकर रघु बुरी तरीके से चढ़ गया था, इसलिए उसे बिना कोई रिएक्शन दिए सीधा किंग के पीछे जेड में चला गया। दरअसल कुछ दिन पहले बेन ने रात में रघु को बहुत ज़्यादा शराब पिला दी थी, जिसे उसे सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई, जिसकी वजह से किंग ने उसे पूरा दिन सजा के तौर पर बर्फ पर खड़ा रखा था। उस दिन रघु ने बेन बहुत गालियां भी दी थी। रघु को इस तरह देखकर बेन की हंसी छूट गई। उन दोनों के जाते हैं जेड इंडिया के लिए निकल गया। अगली सुबह सिया आज जल्दी उठ गई थी क्योंकि उसे अनवी पिकअप करने आने वाली थी और सिया को जाने से पहले घर का सारा काम भी करना था। वह सारा काम करके वापस अपने कमरे में आई कि तभी उसका फ़ोन बज। उसने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो अनवी उसे कॉल कर रही थी। सिया ने अनवी का कॉल पिकअप किया तो अनवी छुट्टी ही बोली, सिया 10 मिनट में बाहर मिल, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ और अपने साथ एक सरप्राइज भी लेकर आ रही हूँ। सिया ने उससे हल्की मुस्कुराहट से पूछा, कैसा सरप्राइज तू? अनवी ने सिया को जवाब देते हुए कहा, तू खुद देख लेना। सिया ने ओके कहा और फ़ोन रख दिया। सिया ने जल्दी जल्दी खुद को ठीक किया और अपना सामान लेकर कमरे से बाहर निकल गई। कमरे से बाहर निकालकर वह हाल में आई जहाँ पर अर्पिता, यामिनी, दिया और माया बैठे थे। माया और टिया ने सिया को ऊपर से नीचे तक देखा और जल भुनकर राख हो गए। सिया बिना मेकअप के ही बहुत खूबसूरत लगती थी, जबकि माया और टिया मेकअप के बाद भी सिया के आसपास भी नहीं लगते थे। सिया ने इस वक्त पिंक कलर की कुर्ती और प्लाजो पहना हुआ था। उसने बालों को खुला छोड़ रखा था। उसकी आंखों में काजल और होठों पर सिर्फ पिंक लिप बाम थी, जिसमें वह बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी। वह चारों सिया को अपने गुस्से भरी लाल आंखों से घूर रही थी क्योंकि अनवी की फैमिली ने सिया को शादी में बुलाया था, जबकि उन लोगों में से किसी से पूछा तक नहीं। अनवी एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, लेकिन इस बात का अनवी को ज़रा भी घमंड नहीं था। माया ने सिया की तरफ इशारा करते हुए यामिनी से कहा, माँ ज़रूर इसी ने ही कुछ कहा होगा, तभी उन्होंने हमें इनविटेशन नहीं दिया। ज़रूर अकेले जाकर वहाँ लड़कों को फंसाना चाहती है, इसलिए इसने अनवी से कहकर हमें शादी में नहीं बुलाया। इस पर टिया ने हामी भरते हुए कहा, हाँ मादी सच कह रही है, ज़रूर इसी ने कुछ किया होगा कि अकेले जाकर आमिर लड़कों को फंसाना चाहती है। एक कॉलेज में भी ऐसा ही करती है। यामिनी ने सिया से गुस्से से कहा, कल मोही अगर वहाँ जाकर ऐसा कुछ भी किया या फिर कहीं से भी कोई भी शिकायत आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पिछली बार से ज़्यादा मार पड़ेगी इस बार, समझी? यामिनी के बात सुनकर सिया अंदर तक सहन गई। डर की वजह से उसके माथे पर पसीना आ गया और वह अपनी हकलाते हुए बोली, ना नहीं चाचा जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देंगे। वह लोग उसे कुछ और बोल पाते कि तभी का के हॉर्न की आवाज़ आई। उसे फ़ोन की आवाज़ सुनकर यामिनी ने सिया की ओर देखते हुए कहा, चल जा, अभी तुझे लेने आ गई, लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर कोई भी गलती हुई तो तेरे लिए अंजाम अच्छा नहीं होगा। सिया ने जवाब देते हुए कहा, जजी चाची जी, हमसे कोई गलती नहीं होगी, हम पूरा ध्यान रखेंगे। ये कहते हुए उसके चेहरे पर पसीना था और चेहरे पर दर्द जो साफ साफ देखा जा सकता था। इतना कहते हुए वह घर के बाहर चले गई जहाँ पर अनवी उसका इंतजार कर रही थी। सिया अनवी के पास गई और उसे गले लगा लिया और उसकी आंख से एक आंसू का कतरा बह गया। अनवी चौंक गई। इससे पहले अनवी उसके आंसू देख पाती, उसने जल्दी से अपने आंसू साफ कर लिए और उससे अलग हुई। अनवी सिया को देखकर अनवी को अंदाजा हो गया था कि अभी अभी अंदर क्या हुआ होगा। उससे कुछ भी पूछकर सिया का मूड और ख़राब नहीं करना था, इसलिए उसने उसे जल्दी से कार में बिठाया। सिया जैसे ही कार में बैठी, अपने सामने फ्रंट सीट बैठे हुए शख्स को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और वह हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, आप कौन है वह? जिसे देखकर सिया खुश हो गई। कैसी होगी किंग की मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग? जानने के लिए पढ़ते रहिए माफिया ए स्लेव वाइफ। सब्सक्राइब टू वन नॉइस FM।